Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पोर्ट ब्लेयर के तिरंगा पार्क में खड़े हैं और हमारे पीछे जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस एक मास धरना और प्रोसेशन यहाँ पे कर रहा है। ये मास धरना आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और ये शाम तक कंटिन्यू होगा। उसके बाद शाम को ये लोग एक प्रोसेशन निकालेंगे और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का जो है 8 मेन डिमांड है। इनका फर्स्ट डिमांड है कि जो 4 लेबर कोड्स हैं उनको स्क्रैप किया जाए और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए। जो मिनिमम वेजेस है एम्प्लॉयज़ के उसको 26,000 पर मंथ तक इंक्रीज़ किया जाए। जीएसटी जो फूड आर्टिकल्स पे लगता है उसको रिमूव किया जाए। सारे वैकेंट पोस्ट जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं उनको फिलअप किया जाए। 1/30th पे प्लस DA सारे DRMs को इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दिया जाए। साथ ही साथ सारे DRMs के सर्विस को रेगुलराइज़ किया जाए जो भी वैकेंट पोस्ट है उनके अगेंस्ट, और सारे DRMs को जो है बोनस दिया जाए। यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लीडर्स साथ में CPIM के लीडर्स भी मौजूद हैं और ये सुबह 9 बजे से ही जो है अपना मास धरना यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो धरना ये कर रहे हैं इनके पीछे मोटिव क्या है। इन्होंने अपना 8 डिमांड्स को स्पेसिफाई किया है। साथ ही साथ हम इनसे लेबर वेलफेयर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर B चंद्रचूर्यंती जुड़े हुए हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन अंडमान निकोबार के। तो सर आज आप लोग जो ये धरना कर रहे हैं, ये मास धरना और जो प्रोसेशन आप लोग निकालेंगे इवनिंग में, इसका मेन मोटिव क्या है? आप लोगों ने 8 डिमांड्स तो स्पेसिफाई किया है पर मेन मोटिव क्या है सर? मेन जो डिमांड्स हैं 8 में से वो क्या है सर? तो आपको मालूम है जो अंडमान निकोबार प्रशासन ने मजदूर का खिलाफ में और जो कोई भी जो उनका जो डिमांड है जो उनको देता नहीं, उनके ये कोविड का बाद में जो है यहाँ में इतना परेशान हो गया लोग, जो इसलिए हम लोग CITU का तरफ से ये प्रोग्राम करने का शुरू किया। मतलब जो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इधर का हमारा स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है जो मजदूर का खिलाफ में मजदूर का कोई भी डिमांड को करता नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम किया है। सर इसमें से एक डिमांड जो है आपका जो मिनिमम वेजेस है उसको 26,000 पर मंथ इंक्रीज़ करने का है। सर प्रेजेंटली मिनिमम वेजेस एक एम्प्लॉय का कितना तक आता है? मतलब जो मिनिमम कितना एक एम्प्लॉय जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो एज अ DRM काम करता हो या कोई किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता हो, मिनिमम वेजेस उसको कितना मिल जाता है एक मंथ में? अभी जो आपको मालूम है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डेली अभी 503 रुपया मिलता है डेली रेटेड में। जो 15,000 रुपया भी महीना में जो डेली रेटेड मजदूर को नहीं मिलता है। जो बाकी जो 29 जो वगैरह जो उनको 20,000 से ज़्यादा 23,000 तक मिलता है। लेकिन हम लोग का डिमांड है जो मिनिमम वेजेस जो है 26,000 होना चाहिए एक फैमिली को, जो जीने के लिए कम से कम वेतन 26,000 रुपया होना चाहिए। सर 1/30th पे प्लस DA का भी आपने डिमांड किया है सारे एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो DRMs को मिला हुआ है। तो इसका क्या डिमांड है? तो 1/30th पे तो प्लस DA कई सारे एम्प्लॉयज़ को APWD में और बाकी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ग्रांट कर दिया गया। तो इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आपका क्या मतलब है सर? आप इसका इतिहास आपको जानता नहीं है। जो इतिहास है 2015 में CITU ने ये डिमांड लिया था, जो उसका पहले 12 टांग का मजदूर के लिए लड़के सुप्रीम कोर्ट तक जाके हम लोग लिया था। उसका बाद PWD का डेली रेटेड मजदूर को पूरा ऑर्गेनाइज करके 3 दिन जो CE ऑफिस को घेर के स्ट्राइक किया, पूरा अंडमान निकोबार याम्बल बे से लेके डिगलीपुर तक। जो स्ट्राइक करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा जो PWD का मजदूर को भी 1/30th पे देगा, लेकिन उसका बाद जो है हम लोग ये डिमांड किया खाली PWD का नहीं, सारा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितना भी डेली रेटेड मजदूर है उन सबको ही 1/30th पे देना चाहिए। क्यों? ये 1988 का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको जो है कोई भी रुक नहीं सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग लड़के 2 बार जो है सर्कुलर इशू किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता कोई डिपार्टमेंट में। इसलिए हम लोग बोला ये जो 29 पे जो है
वो सबको ही देना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर बनाने के टाइम में उसको पानी मिला दिया। जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में जितना है उनको जो 130 दिया, हम लोग बोला सबको देना चाहिए। फिर हम लोग हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जाने के बाद ये ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। जो हाई कोर्ट 2019 दिसंबर में ये ऑर्डर जो हाई कोर्ट से निकाला, जो ऑर्डर बोला है जो डेली रेट में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करेगा उन सबको 88 का ऑर्डर के मुताबिक उनको 130 देना चाहिए। जब से भर्ती हुआ तब से उनको मिलना चाहिए। सर आपका और एक डिमांड है जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट जो डीआरएम्स काम कर रहे हैं उनको जो है उस पोस्ट में रेगुलराइज करने के लिए। तो इस मामले में कुछ दिन पहले हमने मिस्टर विष्णु पदरे से एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, उनसे बात की थी। तो जब उन्होंने सीएस से डिमांड किया था जितने भी वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए, 12,800 वैकेंट पोस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त खाली है, तो उन सबको फिलअप किया जाएगा ऐसा सीएस ने उनको बताया। तो हमने विष्णु सर से पूछा था जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि सर जो डीआरएम्स वैकेंट पोस्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं क्या उनको डायरेक्ट रेगुलराइज किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये तो जो है नॉर्म्स के खिलाफ है, और उन्होंने बोला कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा पर उनको डायरेक्ट रेगुलराइज करना जो है नॉर्म्स के खिलाफ रहेगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो विष्णुपाद रॉय एक्स MBA है, हमारा दोस्त है, लेकिन जो उसको लेबर लॉस के बारे में कुछ नहीं जानता है। जो हमारा डिमांड है, जो आदमी काम करता है वो लोग माना है वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में काम किया है। जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में अगर वो लोग काम करता है उनको रेगुलराइज करना चाहिए। हमारा डिमांड है जो भी आदमी जो डेली रेट में वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में जो काम करता है उन सबको जो अगर एलिजिबल है उनको रेगुलर करना चाहिए। जो एलिजिबल नहीं है तो ठीक है, अलग वो दूसरा बात होता, लेकिन जो बाहर से आदमी लेके उनको क्या बाहर कर देगा? जो 10,000 तक करीब आदमी जो अंडमान में डेली रेटेड और कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है उन सबको रेगुलर करने का CITU का डिमांड है। अगर उसका कौन सा रिलैक्सेशन देना है, हम लोग 12 टांग में किया है, 122 मजदूर को रेगुलराइज किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाके हम लोग कराया, उनको सारा रिलैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, उस तरफ इनको भी देना चाहिए। तो सर 4 जो लेबर कोड्स आपने स्क्रैप करने का जो आपका फर्स्ट डिमांड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, सर ये लेबर कोड से क्या प्रॉब्लम है सर CITU को, और इससे क्या मजदूरों को मतलब किस तरह का तकलीफ आ रहा है सर आज के डेट? तो आपको मालूम है ये 4 लेबर कोड जो है किसान का जो 3 कोड का साथ में आया वाला है। किसान अपना लड़ाई लड़के उसको वापस ले लिया, लेकिन मजदूर का लेबर कोड जो है आज भी पार्लियामेंट के अंदर में है। ये पार्लियामेंट के अंदर ये पास होके अगर नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, अभी नोटिफिकेशन इशू होने का बाकी है, नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा तो ये सारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो कानून है वो बदल जाएगा। 140 जो एक्ट है उसको बदल के 4 कोड में आ जाएगा। ये 4 कोड में आने से सबसे पहले 12 घंटा तक, 8 घंटा का बदले में 12 घंटा तक वो लोग काम करना पड़ेगा, जो काम करने का प्रावधान उसमें रखा है। और दूसरा ट्रेड यूनियन एक्ट अमेंडमेंट हो जाएगा। जो ट्रेड यूनियन आज हम लोग जो भी रजिस्टर करके जो लड़ाई करता है वो बंद हो जाएगा, उसमें बहुत कानून लगा दिया है। जो तीसरा जो है, जो मजदूर को जो भी बेनिफिट देता है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अंदर में जिसको नौकरी से निकालता, वो सब जो है ख़त्म हो जाएगा। उनको अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मतलब लेबर कमीशन का लेबर कोड का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करता है। नेशनल लेवल पर पूरा देश पैमाने पर हमारा CITU और जो है सारा ट्रेड यूनियन जितना भी ट्रेड यूनियन है वो सब मिलके जो है इसका विरोध करता है। अंडमान में ये लोग नहीं आता है, हम लोग जो शुरू से ये लड़ाई लड़ रहा है तो इसका आखिर तक हम लोग लड़ते रहेगा। सर और एक जो आपने मेजर एक डिमांड यहाँ पे हाईलाइट किया है, विड्रॉल ऑफ GST ऑन फूड आर्टिकल्स। तो सर इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफाई किया है कि जो फूड आर्टिकल्स लूज़ में बिक्री होता है दुकानों में, उस पर जो है GST नहीं लगेगा, और जो सिर्फ पैक्ड फूड आर्टिकल्स है जैसे ग्रेन्स, पैक्ड राइस हो गया, जो ग्रेन्स है इन्हीं पे जो है GST लगेगा। तो सर इसमें क्या इशू आ रहा है सर, और ये डिमांड आपने अपना इसमें क्यों रखा है सर? सो आपको ये भी मालूम होगा जो फूड आर्टिकल्स जो है जो पैक्ड है उसको 5% लाया बोलता। आज कोई भी दुकान में आप जाइए, पैक्ड छोड़ के जो लूज में कितना चीज़ मिलता है, कोई आदमी खरीदता है? हर चीज़ तो पैक करके देता है, इसलिए हर चीज़ के ऊपर दाम बढ़ेगा। 5% दाम जो है ऑटोमेटिक बढ़ गया। जो उसको आम जनता को परेशान करने के लिए ये कानून लाया है। जो आम जनता को सामान का दाम बढ़ेगा
तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करता है। हम लोग बोलता है ये जीएसटी वापस लेना चाहिए और 5% दाम ऐसी कमती हो जाएगा। ऐसी दाम का सामान का दाम डेली बढ़ता है, उसका ऊपर और जो जीएसटी लगा के भी दाम बढ़ाता है, इसको बंद करना चाहिए। सर, ये आपके इस धरना के पूरे एजेंडा से हटकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के। सर, हमको बताना चाहिए, कल ही हम हैवलॉक के दौरे से वापस आए हैं और हैवलॉक टोटली टूरिज़्म से मतलब टोटली कमर्शलाइज एरिया और टूरिज़्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। सर, हैवलॉक में देखा जाता है कि मोस्टली अंडमान निकोबार को छोड़ के बाहर से काफ़ी लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो जब हमने वहाँ के लोकल से बात की तो इस बात से ऑब्जेक्ट करते हैं कि बाहर के लोग जब आकर वहाँ पे काम करते हैं, हैवलॉक क्योंकि एक आइलैंड है, तो उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो छिन जा रहा है। तो इस मामले में क्या कहना है सर, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के और मज़दूरों का हित जो है आप हमेशा सरकार के सामने रखते हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर यहाँ के लोकल्स को, क्योंकि अंडमान निकोबार सर आप जानते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी एक आइलैंड का लिमिटेड होता है और जॉब्स भी यहाँ पे लिमिटेड होते हैं। मेनलैंड की तरह नहीं है कि आप कहीं भी रोड से जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों का सर्वाइवल। तो इस तरह जो बाहर से लोग आके माइग्रेट करके यहाँ पे जिनके वजह से लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलता, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? और जो इनर लाइन परमिट का डिबेट कुछ सालों पहले अंडमान में छिड़ा था, क्या इनर लाइन परमिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए लोकल्स के हित को जो है बचाने के लिए सर? आप जैसा बोला, हम भी अभी रिसेंटली हम लोग किया था। हम लोग का चेहरा जो पूरा अंडमान से अलग है, जो अलग होने की वजह से उधर में जितना भी जो नेचर ऑफ वर्क आता है तो बाहर से लोग आता है, अंडमान में भी आता है। आप देखने से मालूम होगा अंडमान का पॉपुलेशन 4 लाख था, आज तो बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन नौकरी बढ़ता नहीं है। नौकरी नहीं बढ़ता है, जो नौकरी है ख़त्म होता है। और लोकल्स को नौकरी मिलना, महिलांडर को नौकरी मिलना, वो सब जगह में एक स्टेटस है, हर स्टेट में है जो वहाँ का लोकल को नौकरी मिलना है, इसमें कोई शक का बात नहीं है। लेकिन लोकल बच्चा को नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो क्या रोड में घूमना पड़ेगा? तो अगर इंटेलिजेंस बाहर से आके कोई सारा नौकरी अगर उधर से बैठ के टेस्ट लेके चले जाएगा, ये गलत है। हम लोग बोलते हैं ये गलत है, लेकिन हम लोग कानून का तरीका से रोकना है। यहाँ में डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। अगर स्टेट हो गया तो ये सबको रुकने के लिए लेजिस्लेशन बनाने का पावर स्टेट को आ जाएगा। अभी सारा जगह में स्टेट है, यहाँ में कोई स्टेट नहीं है। यहाँ का ऑफिसर भी बाहर से आता है, जो सबको बाहर से लेता है, जो मामूली नौकरी को भी बाहर से आदमी लाता है। इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसको कोई तरीक़ा से रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। कानून से हम लोग ने नहीं करने से भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, नहीं तो यहाँ का बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।